हेलो बच्चों, दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। कैसे हो भाई सब लोग? तो बच्चों, नीट 2022 अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमारी तैयारी कर रहे हैं किसके साथ? नीट मेगा रिवीजन सीरीज के साथ बच्चों, एनएमआर सीरीज के साथ, जिसमें हम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में अब एनटीए ने क्योंकि पेपर का सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली कर दिया है बॉटनी जूलॉजी में, तो बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री चारों सब्जेक्ट्स की धुआंधार तैयारी हमारी चल रही है। और नीट के पहले हम इसको इतनी अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे पूरे सिलेबस को कि फिर इसमें कोई शक नहीं रह जाएगा कि हमारा इस साल सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, इस समय बच्चों जूलॉजी में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और बच्चों इसी तरह से आपके बॉटनी में भी 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आज अपना कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि बच्चों मैं एक वर्किंग डॉक्टर हूं। मैंने एमबीबीएस किया फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज। नीट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 196 थी, एक अटेम्प्ट में क्रैक किया था अलॉन्ग विद 12th क्लास। उस समय स्टेट पीएमटी होती थी बच्चों, उसमें मेरी ऑल राजस्थान रैंक 46 थी। और बच्चों उसके बाद फिर एमडी किया फ्रॉम कोटा मेडिकल कॉलेज। इस समय मैं एज अ डॉक्टर वर्क भी कर रहा हूं, मेडिकल प्रोफेशन को फॉलो कर रहा हूं। लेकिन बच्चों क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन रहा है, तो साथ ही साथ 10 साल से ज्यादा समय से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, डॉक्टर बना रहा हूं बच्चों। ठीक है, एनएमआर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं बच्चों। इस सीरीज के अंदर हमारा ये टारगेट है कि भाई जितने भी बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं उन सभी के 650 प्लस आ जाएं, और आ जाएंगे यदि ईमानदारी से पूरी सीरीज को फॉलो करोगे तो। जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो 650 प्लस लाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है ना, काफी ज्यादा है। आप 700 प्लस भी फोड़ सकते हो यदि ईमानदारी से पूरा पढ़ते हो तो। चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एज वेल एज जियोलॉजी। पूरी थ्योरी भी देख रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं लास्ट में। फिर हर चैप्टर के बाद जितना भी हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जितनी भी चीजें हम लिख रहे हैं, जितने भी डायग्राम्स हम बना रहे हैं, एवरीथिंग आपको मिल जाएगी बच्चों इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। हर सेशन की पीडीएफ आपको मिलती है जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कहाँ मिलेगी? ऐप के अंदर आपको नीट मेगा रिवीजन के नाम से कोर्स मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। उस कोर्स के अंदर आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा और क्या मिल रहा है बच्चों? तीनों सब्जेक्ट्स के माइंड मैप्स आपको मिलेंगे। माइंड मैप्स क्या होते हैं बच्चों? शॉर्ट फॉर्म में हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है एक चैप्टर के अंदर, उनको समराइज करके माइंड मैप्स के अंदर दे रखा है। ये माइंड मैप्स बहुत ज्यादा काम आते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम। जो लास्ट के 3-4 दिन होते हैं ना एग्जाम के पहले के, उसमें आप इन माइंड मैप्स की मदद से तीनों सब्जेक्ट्स बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री को कंप्लीटली फटाफट रिवाइज कर सकते हो बच्चों। साथ ही साथ बच्चों इसी कोर्स के अंदर नीट मेगा रिवीजन जो आपको मिलेगा ऐप के अंदर, इसमें आपको सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सारी चीजें फ्री है ना, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो सभी बच्चे ईसरल ऐप डाउनलोड कर लें, इस कोर्स को खोलें, ठीक है, और ये सारी चीजें अवेल करें भाई। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, डाइजेशन हो गया है, ब्रीदिंग हो गया है, बॉडी फ्लूइड्स आज हो जाएगा, ये हो गया है, ये हो गया है बॉटनी में, और ये भी हो गया है। ठीक है, इसी तरह से तैयारी आगे बढ़ती रहेगी बच्चों। तो बॉडी फ्लूइड्स में लास्ट टर्न पे अपन ने कहां तक पढ़ लिया था बच्चों? अपन ने ब्लड वाला पार्ट पूरा कर लिया था, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों? आज हम स्टार्ट करेंगे यहां से, दैट इज लिम्फ। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि भाई हमारी बॉडी में हम कह सकते हैं कि 2 तरह के सिस्टम वर्क कर रहे हैं जहां तक सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात होती है। एक ब्लड वास्कुलर सिस्टम जिसमें ब्लड आता है, हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती है। और बच्चों जो दूसरा सिस्टम है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, जिसमें ब्लड की जगह कौन सा फ्लूइड होता है बच्चों? लिम्फ होता है। लिम्फ एक्चुअली है क्या बच्चों? लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है। देखो हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज है उन सबको ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें होता क्या है? टिश्यू के लेवल पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो कैपिलरीज के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और हम सभी जानते हैं, आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो बच्चों, एनिमल टिश्यू में भी आप पढ़ते हो कि जैसे मान लो ये सेल्स है टिश्यू की बच्चों, ये सेल्स है टिश्यू की, इनके बीच में क्या होगी बच्चों? ब्लड वेसल्स होगी। ठीक है, जो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और ये ब्रांचेस क्या होती है बच्चों? कैपिलरीज। और कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन होती है, जिसको हम कहते हैं बच्चों एंडोथीलियम। ये सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स की बनी होती है, बिल्कुल चपटी सेल्स की एक सिंगल लेयर की बनी हुई होती है, जिसके थ्रू इनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें जो वाटर कंटेंट है, जो प्लाज्मा वाला पार्ट है बच्चों, वो इन कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके कहां पर आ जाता है? इस स्पेस में आ जाता है बच्चों। ठीक है, सेल्स के बाहर का जो स्पेस होता है जिसको हम टिश्यू स्पेस कहते हैं, उसमें आकर भर जाता है। और यही टिश्यू फ्लूइड क्या कहलाता है बच्चों? इसी टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। इन कैपिलरीज के बाहर आरबीसी नहीं आ पाती।
ठीक है। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसमें आपको रेड ब्लड सेल्स नहीं मिलेगी, इसीलिए इसका कलर रेड ना होके बच्चों हम कह सकते हैं कलरलेस या पेल येलो, हल्का येलो या व्हाइटिश होता है। आगे बात समझ में, तो दैट इज लिम्फ। तो लिम्फ इज नथिंग बट एक्चुअली टिश्यू फ्लूइड को ही हम लिम्फ कहते हैं बच्चों। अब क्योंकि ये टिश्यू फ्लूइड लगातार कैपिलरीज से निकलकर बाहर आ रहा है बच्चों, तो बाहर सेल्स के बाहर का जो स्पेस है, टिश्यू स्पेस है, वो तो लिमिटेड है। इसमें ये यदि लगातार बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, जो प्रेशर है इस टिश्यू फ्लूइड का वो बढ़ता जाएगा और ये प्रेशर इन सेल्स के ऊपर लगेगा बाहर से और इन सेल्स को डैमेज कर सकता है। जब ये टिश्यू फ्लूइड लगातार बन रहा है तो इसको लगातार ड्रेन करना भी जरूरी है बच्चों। और कहां से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है। जब ब्लड से निकल कर आ रहा है तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो रही है, तो उसको भी वापस से मेंटेन करना जरूरी। तो होता क्या है, ये टिश्यू फ्लूइड वापस से ब्लड में ही पहुंचाया जाता है ताकि ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन रहे और टिश्यू स्पेस में जरूरत से ज्यादा टिश्यू फ्लूइड भी नहीं भरे बच्चों। ठीक है, तो ऐसा किसके थ्रू होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। कैसे होता है अभी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा लिम्फ के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो सम वाटर अलोंग विद मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस मूव आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज लिविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स। तो क्या है भाई लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, जो भी फ्लूइड कंटेंट है, वाटर वाला अमाउंट है बच्चों हमारे ब्लड का, अलोंग विद सम वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, सॉल्ट, शुगर्स, ये सब सोल्यूबल है, वो इसके साथ आएंगे बाहर। बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बाहर का जो स्पेस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या टिश्यू स्पेस बच्चों, क्या चीजें नहीं आएगी, लार्जर प्रोटीन्स नहीं आते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि आरबीसीज, प्लेटलेट्स यूजुअली नहीं आती है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज आ जाती है बच्चों। क्यों आ जाती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं अमीबॉइड मूवमेंट करती है, मूवमेंट कर सकती है बच्चों, मोटाइल होती है, और क्योंकि वो मोटाइल होती है तो वो कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके बाहर आ सकती है। डब्ल्यूबीसीज का ये जो मूवमेंट होता है बच्चों अक्रॉस कैपिलरी वॉल, कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके ये जो बाहर आती है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डायापिडेसिस। इस मूवमेंट को बच्चों हम कहते हैं डायापिडेसिस। ठीक है, तो लिम्फ के अंदर आपको डब्ल्यूबीसीज मिलेगी। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा बच्चों। प्लाज्मा की जो कंपोजिशन होती है वही कंपोजिशन आपको टिश्यू फ्लूइड की भी मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू मिनरल्स। क्यों, क्योंकि जितने आयंस अंदर थे उतने ही आयंस इन द सेम कंसंट्रेशन बाहर भी आ रहे हैं, वो इजीली कैपिलरी वॉल को क्रॉस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड। अब देखो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, यदि ब्लड से कोई भी चीज इस सेल तक पहुंचनी है तो उसको टिश्यू फ्लूइड को तो क्रॉस करना पड़ेगा, या सेल से ब्लड में कोई चीज जानी तो उसको भी टिश्यू फ्लूइड को क्रॉस करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर ये साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा है कि इट इज द सेम, यहां पर कि exchange of nutrients, gases etc between the blood and the cells always occurs through this fluid। इस फ्लूइड के थ्रू ही ये सारा एक्सचेंज होता है, ये सारी चीजें इस फ्लूइड को क्रॉस करते हुए जाती है। Now, an elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins। The fluid present in the lymphatic system is called lymph। अब मैंने अभी आपको बोला था कि इसको वापस से ब्लड में पहुंचाना जरूरी है। कैसे पहुंचाया जाता है वो यहां पर आपको बताया गया है बच्चों। होता क्या है, यहां पर ये जो टिश्यू स्पेस है इसके अंदर आपको बहुत सारी पतली पतली क्या मिलेगी बच्चों, लिम्फ कैपिलरीज मिलेगी। क्या मिलेगी, लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज का बच्चों जो एंड होता है वो क्लोज होता है, ये बंद होती है यहां से। अब जैसे जैसे इस टिश्यू स्पेस में लिम्फ बढ़ता जाएगा, टिश्यू फ्लूइड बढ़ता जाएगा बच्चों, तो इसका प्रेशर बढ़ेगा और बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर ये किसके अंदर आएगा, ये इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, टिश्यू फ्लूइड का जैसे ही अमाउंट और प्रेशर बढ़ता है ये स्पेस में प्रेजेंट ब्लाइंड लिम्फ कैपिलरीज यानी कि क्लोज्ड लिम्फ कैपिलरीज जिनका एंड क्लोज्ड है उनके अंदर एंटर करता है। अब ये लिम्फ कैपिलरीज बच्चों आगे चलकर क्या होती है, आपस में मिल जाती है और कुछ बड़ी वेसल्स बनाती है बच्चों। इन बड़ी वेसल्स को हम क्या कहते हैं, दीज long vessels are called as lymph vessels। lymph vessels बच्चों हमारी बॉडी के सारे पार्ट से ये lymph vessels इस टिश्यू फ्लूइड को वापस से लेकर आती है किधर की तरफ बच्चों, टुवर्ड्स अपवर्ड्स, हमारी कॉलर बोन की तरफ लेकर आती है। हमारी बॉडी की सारी lymph vessels मिलकर दो बड़ी lymph vessels में ओपन होती है बच्चों, एक राइट में और एक लेफ्ट में। इनको हम कहते हैं राइट एंड लेफ्ट thoracic ducts। राइट एंड लेफ्ट thoracic ducts होती है बच्चों। क्या होती है, राइट एंड लेफ्ट thoracic ducts, राइट एंड लेफ्ट thoracic ducts।
अब इनमें लिम्फ आ गया। ये दोनों किसमें ओपन होती है बच्चों? हमारी पोलर बोन के पीछे एक वेन है, सब क्लेवियन वेन, उसमें ओपन होती है। राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली जितना भी लिम्फ था, ठीक है, वो वापस से किसमें पहुंचा दिया जा रहा है? लगातार वेन्स के अंदर। वेन्स में क्या है? ब्लड। तो ब्लड से बाहर आया था, लगातार टिश्यू स्पेसेस में निकलता जा रहा है और उसी रेट के साथ वापस से ब्लड में भी जा रहा है। तो टिश्यू स्पेस में टिश्यू फ्लूइड का अमाउंट और प्रेशर मेंटेन रहता है, ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन रहती है और सारा काम भी चलता जा रहा है। ठीक है, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है बच्चों, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं क्यों कलरलेस होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आरबीसीज नहीं है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स, लेकिन डब्ल्यूबीसीज होती है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था, व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। लिम्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एटसेट्रा। फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, ये ऑलरेडी अपन डाइजेशन में पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों सर्कुलेटरी पाथवेज की। अगेन ये बेसिक है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम का, वैसे ही शुरुआत में होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने काफी चैप्टर्स में गड़बड़ कर रखी है कि कई चीजों को रैंडमली कहीं पर भी डाल देती है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी पाथवेज की बात कर लेते हैं बच्चों। सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज्ड। ये आप एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हो, वहां पर अपन जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से रिवाइज करेंगे। दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स हो सकते हैं बच्चों। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? ओपन में हार्ट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ब्लड वेसल्स भी होती है, ठीक है, लेकिन ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स और हार्ट के अंदर ही फ्लो नहीं करता। ब्लड वेसल्स एक कंटिन्यूअस सर्किट या लूप नहीं बनाती, कहीं ना कहीं जाकर ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती है इनटू द बॉडी कैविटी, फिर बॉडी कैविटी में वो बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड भर जाता है बच्चों। आगे बात समझ में? तो ओपन में क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा है, ब्लड वेसल्स ओपन इनटू बॉडी कैविटी बच्चों। ठीक है, जबकि क्लोज्ड में क्या होगा? क्लोज्ड में ब्लड ऑलवेज फ्लोज इनसाइड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कभी भी बाहर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, अब हमें एग्जांपल्स किसके याद रखने होते हैं बच्चों? सिर्फ क्लोज्ड के याद रख लो। एनालिट्स, ये एनिमल किंगडम में फिर रिवाइज करेंगे। एक्सेप्ट लीचेस, क्लास सिफेलोपोडा ऑफ फाइलम मोलस्का। बच्चों फाइलम मोलस्का में एज सच ओपन मिलता है, लेकिन उनमें एक क्लास होती है जिसमें ऑक्टोपस भी आता है, उनमें क्लोज मिलेगा, दैट इज क्लास सिफेलोपोडा। और तीसरा कॉर्डेट्स, जिनमें हम आते हैं बच्चों, लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेट्स। बच्चों कॉर्डेट्स में 3 सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स। हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो वर्टिब्रेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर तो आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, लेकिन यूरोकॉर्डेट्स में ओपन मिलता है। तो ये तो बात होगी बच्चों ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो आपको इस पैराग्राफ के अंदर बताई गई है। ठीक है, अब यहां पर बात की गई है बच्चों सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, डबल सर्किट सर्कुलेशन की। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन किसमें देखने को मिलता है बच्चों? फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। क्या होता है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, यहां पर हम समझेंगे बच्चों। यदि अपन फिशेस के हार्ट की बात करें तो फिशेस का जो हार्ट होता है उसमें आपको 2 ही चेंबर्स मिलेंगे। ठीक है, एक होता है एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल। ठीक है, यहां से ब्लड वेसल्स आगे जाएगी और किसके पास जाती है बच्चों? गिल्स के पास जाती है। किसके पास जाएगी? गिल्स के पास जाएगी। ठीक है, यहां पर वेंट्रिकल से जो ब्लड पुश हो रहा है बच्चों आगे, जो पंप हो रहा है, हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को धक्का देता है, ब्लड पुश होकर कहां तक पहुंचेगा? गिल्स के अंदर पहुंचेगा बच्चों। जब इस गिल्स के अंदर पहुंचेगा तो ये गिल्स किसके कांटेक्ट में है बच्चों? बाहर एक्सटर्नल वाटर के कांटेक्ट में। अभी हम फिशेस की बात कर रहे हैं जो एक्वेटिक होती हैं। अब इन गिल्स में जो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है बच्चों, इनमें से CO2 तो चली जाएगी बाहर और बाहर से ऑक्सीजन आ जाएगी अंदर। इसका मतलब अब आगे जो यहां से ब्लड जाएगा वो कैसा हो गया है बच्चों? वो हो गया है प्योर। ठीक है, अब ये यहां से आगे जाएगा और कहां जाएगा? अब ये टिश्यूज। क्यों?
क्योंकि बच्चों अब इस ब्लड के अंदर यहां पर क्या है, अब इस ब्लड के अंदर प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, और इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसको है बच्चों, बॉडी सेल्स को है, टिश्यूज को है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये टिश्यूज के पास जाएगा। यहां पर क्या होगा बच्चों, टिश्यूज ले लेंगे ऑक्सीजन और इन कैपिलरीज में क्या दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर ले लेंगे और CO2 बाहर दे देंगे इनटू द ब्लड। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो टिश्यूज ने ऑक्सीजन ले ली है और इनके अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हो रही थी वापस से ब्लड में दे दिया। अब वापस से ये ब्लड कैसा हो गया बच्चों, अब ये ब्लड वापस से डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर हो गया है, क्योंकि इसके अंदर फिर से CO2 का अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक। तो इसको हम बनाएंगे वापस ब्लू से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड। अब यहां पर वापस से इम्प्योर ब्लड है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड भी कहते हैं, और क्योंकि बच्चों यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में ट्रेवल करता है तो इसको हम वीनस ब्लड भी कहते हैं। अब ये वीनस ब्लड वापस कहां आएगा, एट्रियम ऑफ द हार्ट, वो उसको पुश करेगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल पंप करेगा आगे, और ये सर्किट बार बार चलता रहेगा। तो बच्चा आप यहां पर देख सकते हो कि फिशेस के अंदर जो प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिर्फ गिल्स से लेकर टिश्यूज के बीच में ही है। बाकी पूरे सर्किट में क्या ट्रेवल कर रहा है बच्चों, इम्प्योर ब्लड यानी कि वीनस ब्लड जिसमें CO2 कंटेंट ज्यादा है, और हार्ट के थ्रू भी वही जा रहा है। इसीलिए फिशेस के हार्ट को बच्चों अपन क्या कहते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, ब्लड सिर्फ एक सर्किट में एक बार बॉडी के थ्रू ट्रेवल करके हार्ट के थ्रू भी चला गया, गिल्स के थ्रू भी चला गया, ऑक्सीजनेशन भी हो गया, टिश्यूज के पास भी चला गया, टिश्यूज को ऑक्सीजन दे दी, CO2 ले ली, वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आ गया। इसका मतलब बॉडी टिश्यूज को एक बार ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू एक ही बार क्रॉस कर रहा है बच्चों। ऐसा सर्किट क्या कहलाता है, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। क्या कहलाता है बच्चों, ये सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। और ये सिंगल सर्किट सर्कुलेशन किसके अंदर मिलता है बच्चों, फिशेस के अंदर मिलता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन फिशेस। ये तो हो गई बात बच्चों सिंगल सर्किट सर्कुलेशन की। डबल सर्किट सर्कुलेशन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अच्छे से समझा चुका हूं, जिसमें एक बार तो ब्लड हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होकर बॉडी टिश्यूज के पास जाता है, बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजन ले लेते हैं, CO2 दे देते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट के पास आता है इन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है बच्चों, फिर किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर पल्मोनरी वेन से वापस लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर बॉडी के पास। तो वहां दो सर्किट बन रहे हैं बच्चों, क्लियर है। ऐसे सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन। किस किस में मिलता है बच्चों, फिशेस के बाद जो चारों वर्टिब्रेट्स कौन कौन से, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। अंतर सिर्फ इतना सा याद रखना है बच्चों आपको, क्या कि एम्फीबियंस के अंदर यदि हम बात करें बच्चों तो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल 2 में डिवाइडेड नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब वेंट्रिकल में मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है, और क्योंकि मिक्सिंग हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो 2 सर्किट हैं, जो बॉडी टिश्यूज के पास ब्लड ले जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्किट, जो लंग्स के पास ले जा रहा है वो कहलाता है पल्मोनरी सर्किट, क्योंकि लंग्स के लिए हम पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, बॉडी सिस्टम्स के पास जा रहा है तो सिस्टेमिक वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों। लेकिन क्योंकि वेंट्रिकल में मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है तो इसको हम कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन नहीं कह सकते, हम क्या कहते हैं बच्चों, इनकंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, इनकंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन, ठीक है। फिर यदि अपन रेप्टाइल्स की बात करें बच्चों, रेप्टाइल्स की बात करें एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, तो इनमें भी 3 चेम्बर्ड होता है। ज्यादा बेटर है कि अपन लिखें 3.5 चेम्बर्ड हार्ट। क्यों, अभी बता रहा हूं मैं, क्योंकि इनके अंदर एट्रिया तो कंप्लीटली सेपरेटेड है, एक राइट एट्रियम है, एक लेफ्ट एट्रियम है, लेकिन जो वेंट्रिकल है बच्चों वो पार्शियली डिवाइडेड है, कंप्लीटली नहीं लेकिन पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है। इसीलिए अपन ने 3 ना बोल के 3.5 बोल दिया। लेकिन क्योंकि अभी भी वेंट्रिकल कंप्लीटली 2 अलग अलग नहीं है, एक राइट और लेफ्ट नहीं है, बीच में वॉल तो है लेकिन इनकम्प्लीट, यानी कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड अभी भी हो रही है, तो इसीलिए यहां पर भी इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन बोलेंगे बच्चों। इसके बाद फिर क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स यानी कि एव्स और मैमल्स यानी कि हम, सभी में बच्चों
कंप्लीटली डिवाइडेड 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल मिलते हैं, यानी कि 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है बच्चों यहां पर, ठीक है। और जब 4 चेम्बर हार्ट है तो कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी, यहां पर हम बोलेंगे प्रॉपर एक कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ यहां पर आपको दे रखा है बच्चों, इसके अंदर यही आपको बता रहा है, ठीक है, कि कौन से वर्टिब्रेट्स के अंदर कितने चेम्बर्ड हार्ट है, किसमें किस तरह का सर्कुलेशन होता है, सिंगल होता है या डबल होता है, किसमें इनकम्प्लीट होता है और किसमें कंप्लीट होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे ब्लड वास्कुलर सिस्टम के सेकंड कंपोनेंट की। मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में ब्लड वास्कुलर सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स हमें पढ़ने होते हैं, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ब्लड की पूरी कंपोजिशन हमने पढ़ ली है, फिर हमने ग्रुपिंग ऑफ ब्लड ग्रुप्स पढ़े बच्चों, फिर हमने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी। अब हम बात करेंगे हार्ट की। तो बच्चों हार्ट की यदि हम बात करें तो हार्ट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। यदि आपसे पूछा जाए किस जर्म लेयर से ये ओरिजिनेट होता है बच्चों, तो मेसोडर्म से होता है। कहाँ लोकेटेड है? हमारे लंग्स के बीच के स्पेस में। हमारे लंग्स और हार्ट दोनों किस में लोकेटेड है बच्चों? हमारे डायफ्राम के ऊपर की कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है बच्चों, उसका नाम होता है मीडिया स्टाइनम। तो थोरेसिक कैविटी में भी यदि कोई आपसे पूछे कि भाई कहां प्रेजेंट है, तो ये मीडिया स्टाइनम स्पेस में प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है वो हमारे मीडिया स्टाइनम स्पेस में, यानी कि बिटवीन द 2 लंग्स। ठीक, थोड़ा सा किधर की तरफ टिल्टेड होता है बच्चों? लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। जैसे यदि अपन बात करें, अपन लंग्स बनाए बच्चों, ठीक है, दोनों लंग्स, तो इनके बीच में जो हार्ट होगा बच्चों, इस तरीके से। ठीक, दोनों लंग्स के बीच का स्पेस इज द मीडिया स्टाइनम स्पेस, इसमें हमारा हार्ट प्रेजेंट है बच्चों। और आप देख सकते हो किधर की तरफ टिल्टेड है? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग की इनर बॉर्डर पे बच्चों एक डिप्रेशन भी बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इट हैज द सेम साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। यदि आपको यह पता करना हो, अंदाजा लगाना हो कि भी आपके हार्ट की साइज कितनी है, आपका दिल बड़ा है या छोटा है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो? अपनी मुट्ठी बंद करो, आपकी जो मुट्ठी की साइज होगी, आपके हार्ट का साइज ऑलमोस्ट उसके बराबर माना जाता है बच्चों। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम। हमारे हार्ट के बाहर बच्चों क्या होती है? 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। यहां पर बनाएंगे अपन, सिंपल वे में समझा रहा हूं बिल्कुल। तो जैसे यदि हमारा हार्ट है बच्चों, ठीक है, इसके बाहर आपको 2 मेम्ब्रेन्स मिलेगी। एक मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल हार्ट के आउटर सरफेस से चिपकी हुई होती है बच्चों, ठीक है। फिर बीच में स्पेस होता है बाहर, और फिर एक और मेम्ब्रेन होगी। और ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है बच्चों, इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन इसके साथ अटैच्ड होती है। ठीक, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज बच्चों फाइब्रस पेरिकार्डियम। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। अब इसके अंदर जो बच्चों 2 ब्लू लेयर्स है, दिस इज कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड एज सीरस पेरिकार्डियम बच्चों। जो बाहर वाली है दैट इज पैराइटल लेयर, सीरस, और जो अंदर वाली लेयर है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज विसरल लेयर। और बच्चों यहां पर बीच में क्या भरा हुआ होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है। और ये फ्लूइड क्या कहलाता है बच्चों? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे हमने लंग्स के बाहर भी देखा था बच्चों, प्लूरल मेम्ब्रेन्स देखी थी, और प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में प्लूरल कैविटी थी। यहाँ पर पेरिकार्डियल कैविटी, वहां पर प्लूरल फ्लूइड था, यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड है। वहां पर जो फंक्शन प्लूरल फ्लूइड का था, वही यहाँ पर वही फंक्शन पेरिकार्डियल फ्लूइड का है। एक तो फ्रिक्शन बिटवीन दी मेम्ब्रेन्स को कम करना, दूसरा शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करना बच्चों। ठीक है, तो ये बात हो गई पेरिकार्डियम की। तो एनक्लोजिंग दी पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर।
आर हार्ट इज 4 चेंबर्स, ये सबको पता है भाई, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चेंबर्स कॉल्ड एट्रिया एंड 2 लार्जर लोअर चेंबर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स. A thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and the left atria, whereas a thick walled interventricular septum separates the left and the right ventricles. The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum. अब चीजें यहां पर समझ में नहीं आ रही होगी कि सर बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रहे हैं, अब कैसे समझे भाई. एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उससे चीजें समझना इतना आसान नहीं है. तो अपन एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चों, और उस डायग्राम के अंदर हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करें बच्चों. एक बार अपने हाथ से ड्रॉ कर लोगे तो हार्ट का स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलोगे. ठीक है बच्चों, तो ये अपन यदि अपने हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर समझना चाहें तो इस तरह से अपने को डायग्राम बनाना है बच्चों. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. ये 4 चेंबर्स होते हैं बच्चों अपने हार्ट के अंदर. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बच्चों वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो यहां से यहां मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, इसी तरह से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों. लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से किसके अंदर जाता है बच्चों, इनटू दी एओर्टा. तो बच्चों ये ओपनिंग एओर्टा के अंदर जा रही है, तो ये एओर्टा है. एओर्टा एक सेमी सर्कल बनाता है बच्चों ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एओर्टिक आर्च और आर्च ऑफ एओर्टा. फिर एओर्टा आगे जाके किसमें डिवाइड होता है, बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड होता है जो बॉडी सिस्टम्स को आर्टेरियल यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है बच्चों. राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है बच्चों किसके अंदर, इनटू पल्मोनरी आर्टरी. तो ये राइट वेंट्रिकल से ये ओपनिंग पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड लेकर जा रही है. पल्मोनरी आर्टरी 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक राइट लंग के पास जाएगी और एक लेफ्ट लंग के पास जाएगी फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. ठीक, वॉल की यदि अपन बात करें बच्चों तो ये वॉल है ना, ये वॉल ऑफ हार्ट है. सबसे बाहर की जो लेयर होती है वॉल में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एपिकार्डियम. और बच्चों एपिकार्डियम फ्यूज्ड होती है विद द विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. फिर बीच में जो पार्ट है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम, जो कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है. इट इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट. ठीक, सबसे अंदर की जो लेयर है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है. ठीक है, ये बात हो गई वॉल ऑफ द हार्ट की. अब अपन एक एक चेंबर की बात करेंगे बच्चों. सबसे पहले अपन बात करेंगे राइट एट्रियम की और लेफ्ट एट्रियम की. दोनों के बीच में जो वॉल होती है, दोनों को एक वॉल सेपरेट कर रही है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटर. इंटर मींस बिटवीन एट्रियल, इंटर एट्रियल का मतलब हो गया दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम यानी कि वॉल पार्टीशन. और ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है बच्चों ये किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का ही बना हुआ होता है. किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का ही. इसी तरह से बच्चों राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी आप एक पार्टीशन देखोगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. अगेन ये भी किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स. ठीक है, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हुए भी बच्चों एक पार्टीशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. क्या कहते हैं उसको हम, एट्रियोवेंट्रिकुलर. ये लेकिन फाइब्रस टिश्यू का बना होता है बच्चों, ये मस्कुलर टिश्यू का नहीं बना हुआ है. ये चीज अपने को ध्यान रखनी है ना. तो ये कुछ पॉइंट्स थे पार्टीशंस बिटवीन दी चेंबर्स. अब राइट एट्रियम के अंदर कौन कौन सी ओपनिंग्स होती है वो देख लेते हैं बच्चों. तो राइट एट्रियम के अंदर एक तो ओपन होती है बच्चों सुपीरियर वेना केवा, जो ऊपर से आ रही है, उसकी ओपनिंग होगी. कैसा ब्लड लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड. जो हमारा डायफ्राम का ऊपर का पार्ट है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितनी भी वेन्स ला रही है वो सब सुपीरियर वेना केवा के अंदर डाल देती है और वो राइट एट्रियम में ओपन होती है. नीचे इसके पार्ट से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बच्चों वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है और वो भी किस में ओपन होगी, राइट एट्रियम के अंदर ओपन होगी बच्चों. और हार्ट की वॉल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है बच्चों वो इस चेंबर में किसके थ्रू आता है, कोरोनरी साइनस के थ्रू आता है बच्चों. अब ये कोरोनरी साइनस बनता कैसे है, तो बच्चों कोरोनरी साइनस कैसे बनेगा,
हमारे हार्ट की वॉल में जो मसल्स है मायोकार्डियम, इनको ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो एओर्टा से ही आर्टरी निकलती, कोरोनरी आर्टरी, जो कहां जाएगी, हार्ट की वॉल में जाएगी, ब्रांचेस में डिवाइड होगी, हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हार्ट की वॉल से बच्चों, वो आता है टुवर्ड्स द राइट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी वेन्स। लेकिन ये कोरोनरी वेन्स जब राइट एट्रियम की वॉल में एंटर करती है बच्चों, तो वहां पर सारी कंबाइन होकर एक सिंगल चैम्बर बना लेती है, एक सिंगल स्पेस बना लेती है, जिसको हम कहते हैं बच्चों कोरोनरी साइनस। और फिर वो कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में ओपन होकर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में डाल देता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ये किसकी ओपनिंग है बच्चों, ये है सुपीरियर वेना केवा की। ये किसकी ओपनिंग है बच्चों, मैं डॉटेड पोर्शन बना रहा हूं। डॉटेड पोर्शन का मतलब है कि ये हार्ट के पीछे से जाकर, इंफीरियर वेना केवा राइट वेंट्रिकल के पीछे से जाकर किस में जाकर ओपन हो रही है, राइट एट्रियम के अंदर ओपन हो रही है बच्चों, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग होती है बच्चों इंफीरियर वेना केवा की, यहां पर वॉल्व प्रेजेंट होता है, कौन सा पूछा जाता है, यूस्टेशियन वॉल्व, यूस्टेशियन वॉल्व एट ओपनिंग ऑफ आईवीसी, ठीक है। कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पे भी वॉल्व होता है बच्चों, थिबेशियन वॉल्व, थिबेशियन वॉल्व। सुपीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग है बच्चों, इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि भाई सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग पे वॉल्व होता है क्या, क्योंकि इसमें ब्लड बच्चों ऊपर से आ रहा है तो यूजुअली वापस ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपको ऑप्शंस में हेवर्जियन वॉल्व नाम मिल जाए तो फिर हम इसको ऑप्ट करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। ये नहीं है तो फिर हम कहेंगे वॉल्व इज एब्सेंट। क्यों, क्योंकि हेवर्जियन वॉल्व नाम का वॉल्व होता तो है लेकिन बहुत लेस डेवलप्ड होता है, फंक्शनल नहीं होता। तो ऐसा देखा जाए तो फंक्शनल वॉल्व इज एब्सेंट। लेकिन यदि ऑप्शन में हेवर्जियन वॉल्व नाम आ गया, इसका मतलब फिर वो आपसे वही ऑप्शन चाह रहा है, आपको वो मार्क करना होगा। आगे बच्चों बात यहां तक समझ में, तो ये तो राइट एट्रियम में कौन कौन सी ओपनिंग्स होती है वो मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्चर जो हमें राइट एट्रियम में याद रखना है वो क्या है बच्चों, सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के पास में मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ, कार्डियक मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड बच्चों, जिसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अभी हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल में बात करूंगा। इसी तरह से बच्चों इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग और इंटरएट्रियल सेप्टम के पास में भी इसी तरह का एक नोडल टिश्यू होता है। नोडल यानी कि एक गिठान की तरह का टिश्यू होता है, जिसको हम कहते हैं बच्चों एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये भी इंपल्स ट्रांसमिशन में, कंडक्शन में मदद करता है। कैसे, अभी कंडक्शन सिस्टम में आ जाएगा। अब हम देखेंगे ओपनिंग्स इन द लेफ्ट एट्रियम बच्चों। लेफ्ट एट्रियम की यदि मैं बात करूं तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर बच्चों आपको 4 ओपनिंग्स मिलेगी, किसकी, पल्मोनरी वेन्स की, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। कहां से आ रही है भाई, लंग्स से आ रही है। 2 आती है फ्रॉम द राइट लंग, हार्ट के पीछे से होती हुई लेफ्ट एट्रियम में जाकर ओपन होगी। 2 आएगी फ्रॉम द लेफ्ट लंग, हार्ट के पीछे से जाकर लेफ्ट एट्रियम में ओपन होगी, यानी कि चारों लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है। और हार्ट से पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है उसको लेफ्ट एट्रियम में डाल देगी। यहां से ये ब्लड किस में जाएगा बच्चों, इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन जाने के लिए किसको ओपन होना पड़ेगा, यहां पर जो वॉल्व्स प्रेजेंट हैं। और ये वॉल्व्स क्या कहलाते हैं बच्चों, यहां पर जो वॉल्व्स होते हैं बच्चों, दीज आर कॉल्ड एज, these are called as bicuspid और मिट्रल वॉल्व्स। अब बाइकस्पिड या मिट्रल क्यों बोला है बच्चों, यहां तो आपको इस तरह का सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब जस्ट सपोज करो ऊपर लेफ्ट एट्रियम है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, बीच में ओपनिंग है। उस ओपनिंग में वॉल्व है बच्चों, ये वॉल्व कंट्रोल कर रहे हैं फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इन पे कौन से वॉल्व है, बाइकस्पिड या मिट्रल। अब इस ओपनिंग को ऐसा करके मैं आपको दिखा रहा हूं। जब ऐसे करके दिखाऊंगा तो आपको क्या दिखेंगे कि भाई इस ओपनिंग में 2 दरवाजे हैं, 2 फ्लैप्स हैं,
जब ये दोनों फ्लैप्स ओपन हो जाएंगे तो ऊपर से नीचे ब्लड चला जाएगा, क्लोज हो जाएंगे तो फिर ब्लड का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दो फ्लैप्स हैं। तो फ्लैप्स के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं बच्चों कस्प्स, और इसीलिए इस वॉल्व को हमने क्या बोला है, बाइकस्पिड वॉल्व बोला है। इसी तरह से बच्चों राइट एट्रियम से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में जाता है तो यहां पर भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। यहां पर 3 फ्लैप्स होंगे बच्चों ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए, इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बोल रहे हैं। ठीक, अब बात करेंगे बच्चों राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है बच्चों, इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, मोर थिकनेस, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होगा वो एओर्टा के अंदर जाएगा, और एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर जाता है, और पूरी बॉडी के हर कोने तक ब्लड को पहुंचाने के लिए प्रेशर ज्यादा जनरेट करने की जरूरत है। तो यहां पर इसकी वॉल में ज्यादा मसल मास होना चाहिए, ज्यादा कार्डियक मसल्स होनी चाहिए, इसलिए वॉल थिक होती है। जबकि राइट वेंट्रिकल जो ब्लड पहुंचाना है वो पल्मोनरी आर्टरी से सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना है, और लंग्स से बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। ज्यादा लंबा रास्ता ट्रेवल नहीं करना, तो ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां पर मसल मास कम होता है इन दी वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल बच्चों। ठीक, अब वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है बच्चों, और वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं देखो। वेंट्रिकल्स की वॉल पे इंटरनली यदि हम देखें कुछ मस्कुलर प्रोजेक्शंस होते हैं बच्चों, जिनको हम कॉलमने कार्ने भी कहते हैं बच्चों। These are what actually these are simple वे में यदि जो आपसे पूछा जाता है मैं बोलूं तो these are what, these are papillary muscles, दोनों वेंट्रिकल्स में मिलेगी आपको। ठीक है, और बच्चों इन पेपिलरी मसल्स से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। ठीक है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्डे टेंडिने। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, काम क्या है इनका, अभी मैंने आपको ये कस्प्स बताए, वॉल्व्स बताए। तो मान लो ऊपर लेफ्ट एट्रियम, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व है जिसमें 2 कस्प है, 2 फ्लैप है। नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल के उसकी वॉल में जो पेपिलरी मसल्स है उनसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आके इन कस्प्स के नीचे की तरफ जुड़ गए। होगा क्या बच्चों, हम ये चाहते हैं कि ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आए, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड के पास 2 ऑप्शन है, ये वापस से लेफ्ट एट्रियम में भी जा सकता है बच्चों थ्रू दीज वॉल्व्स, और एओर्टा में भी जा सकता है। हम चाहते हैं सिर्फ एओर्टा में जाए, क्योंकि इस ब्लड को हमें बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना है, वापस से लेफ्ट एट्रियम में नहीं भेजना। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो बाइकस्पिड वॉल्व्स के फ्लैप्स हैं इनके ऊपर नीचे से प्रेशर लगेगा कि ये वापस से ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो। लेकिन उस समय इनको अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होने से कौन रोक के रखते हैं, ये कॉर्डे टेंडिने खींच के रखेंगे इनको नीचे। ठीक है, और क्योंकि इनको खींच के रखेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ओपन नहीं होंगे हमेशा। ये जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं बच्चों, इनके जो कस्प हैं ये ऐसे ही ओपन होंगे, ऐसे कभी भी ओपन नहीं होंगे। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डे टेंडिने एंड पेपिलरी मसल्स। इन दोनों में से किसी का डैमेज हो जाए तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड चालू हो जाएगा बच्चों। सेम चीज राइट वेंट्रिकल के अंदर भी होती है, यदि इनमें डैमेज हो जाए या वॉल में कोई डैमेज हो जाए तो बैकफ्लो होता है, और बैकफ्लो जब होता है तो फिर एक अबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है डॉक्टर को, जब वो आपके हार्ट साउंड्स को सुनता है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, और उस साउंड को बच्चों हम कहते हैं मरमर। तो मरमर कब आएगी, या तो वॉल्व का डिफेक्ट हो या फिर पेपिलरी मसल्स और कॉर्डे टेंडिने में कोई डिफेक्ट आ जाए। तो बच्चों ये हमने जो मेजर पोर्शन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का वो कवर यहां पर कर लिया है। इसके बाद जो चीज बच रही है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पे भी वॉल्व होते हैं, हाफ मून शेप के कस्प होते हैं वहां पर, उनको सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। अगेन 3-3 कस्प दोनों में आपको मिलेंगे, ये आप याद कर लो यहां पर, क्योंकि अब लेबलिंग की जगह नहीं बची है, लेकिन पूरा आपको इंटरनल स्ट्रक्चर यहां पर मिल जाएगा बच्चों। अब एक बार एनसीईआरटी ने जो लिख रखा वो पढ़ लेते हैं, ताकि आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि भाई अपन ने सब कुछ कवर कर लिया, कुछ रह भी जाएगा तो अपन देख लेंगे। यहां तक अपन ने देख लिया था, सब कवर्ड है। The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a wall formed of 3 muscular flaps और cusp, tricuspid wall होता है बच्चों राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, जबकि bicuspid या mitral होता है between the left atrium and left ventricle। ये पढ़ा दिया मैंने। The openings of the right and the left ventricles
into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valves. Just अभी बताया है, the valves in the heart allows the flow of blood only in one direction. एक ही डायरेक्शन में जाते हैं बच्चों, from the atria to the ventricles and from ventricles to the pulmonary artery और aorta. ये backward flow नहीं होने देते हैं. पूरा हार्ट किसका बना हुआ है? कार्डियक मसल्स का. वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स ज्यादा थिकर होती है इन कंपैरिजन टू एट्रिया, क्योंकि उनको ज्यादा प्रेशर लगाना होता है. उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा मोटी होती है बच्चों. फिर अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कॉल्ड नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट. हमने बात करी थी एसए नोड की और एवी नोड की बच्चों. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium, sinoatrial node, another mass AV node. दोनों में आपको बता चुका हूं बच्चों. A bundle of nodal fibers. अब यहां पर आपको कंडक्शन सिस्टम बताया जा रहा है, जिसको अगेन अपन डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे, नहीं तो उसके बिना रटना हो जाएगा. रटना हमें है नहीं बच्चों. तो बच्चों कंडक्शन सिस्टम को समझने के लिए अगेन अपन एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब अपने को बाकी के स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है. अभी हमें सिर्फ कंडक्शन सिस्टम समझना है भाई. ठीक है, तो ये मान लो कि भाई ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है. वॉल्व्स बना देते हैं सिंबॉलिकल, है ना. सिंपल डायग्राम बनाया है, समझ गए होंगे सब. इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, और बीच में ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बच्चों. ये मेन है यहां पर, जो एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रहा है. ये किसका बना हुआ है? फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है बच्चों, मसल का नहीं बना हुआ है. ध्यान रखना, ये मसल का नहीं बना हुआ है. यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर. क्यों? अभी समझ में आ जाएगा. अभी मैंने आपको बोला था राइट एट्रियम के अंदर बच्चों एक नोडल टिश्यू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एसे नोड, ऊपर की तरफ. यहां पर भी होता है, इसको हम कहते हैं एवी नोड. दिस इज व्हाट? एसे नोड. इसको मैंने लिखा था पेस मेकर. यह है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. इसको हम पेस सेटर भी कहते हैं बच्चों. ठीक है, होता क्या है बच्चों? हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट है. मायोजेनिक का मतलब ऐसा हार्ट जिसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रिक इंपल्स हमारे हार्ट के अंदर ही जनरेट होती है. ठीक है, एनिमल किंगडम में दो तरह के हार्ट्स मिलते हैं, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, जिसकी बात हम एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिटेल में करेंगे. अभी याद रखो हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक. क्यों? मायो मींस मसल, जेनेसिस मींस प्रोडक्शन. तो हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चाहिए उसका प्रोडक्शन हमारे हार्ट के अंदर मस्कुलर टिश्यू कर रहा है. कौन सा टिश्यू कर रहा है बच्चों? ऐसे नोड कर रहा है, इसलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक कहलाता है. ऐसे नोड किस रेट से इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस करता है बच्चों? 70 to 75 इंपल्सेस पर मिनट. एक मिनट में करीब इतनी इंपल्स, और जितनी इंपल्स प्रोड्यूस करेगा उतनी ही बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है. हर एक कॉन्ट्रैक्शन साइकिल को हम कहते हैं हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल. एक मिनट में करीब करीब 70 से 75, ऑन एन एवरेज 72 साइकिल्स होती है. तो हम कह सकते हैं हमारी हार्ट रेट, यानी कि हार्ट के बीट करने की रेट कितनी है? 72 बीट्स पर मिनट. आगे बात समझ में. अब बच्चों जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, ये इंटर एट्रियल सेप्टम किसका बना हुआ है? अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, इंटर एट्रियल सेप्टम IAS किसका बना हुआ है? मसल्स का, कार्डियक मसल्स का. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी मसल्स का बना हुआ है. ठीक है, अब बच्चों ये ऑलरेडी आपको पढ़ाते हैं, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, एनिमल टिश्यू में भी पढ़ते हो, कि जो कार्डियक मसल्स होती है उनमें हर दो मसल सेल्स के बीच में गैप जंक्शंस होते हैं. मान लो ये एक कार्डियक मसल सेल, ये इसके पास में दूसरी कार्डियक मसल सेल बच्चों, तो इनमें गैप जंक्शंस होते हैं. गैप जंक्शंस का मतलब क्या होता है? इन दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन आपस में यहां पर कांटेक्ट में है, इनके थ्रू कुछ प्रोटीन चैनल्स क्रॉस करते हैं. इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू एक कार्डियक मसल सेल से दूसरी कार्डियक मसल सेल में आयंस जा सकते हैं. ठीक है, तो ये जो यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन जहां पर फ्यूज हो रही है दोनों कार्डियक मसल सेल्स की, जो स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों, ये सेल जंक्शंस बन रहे हैं. दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज इंटरकलेटेड डिस्क्स. ये जो पूरा सेल मेम्ब्रेन फ्यूजन हो रहा है, इंटरकलेटेड डिस्क्स. और इंटरकलेटेड डिस्क के अंदर क्या है बच्चों? गैप जंक्शंस हैं, जिनके थ्रू आयनिक मूवमेंट हो सकता है. यहाँ टाइट जंक्शंस भी होते हैं. ये सब आप पढ़ते हो एनिमल टिश्यू में. कुल मिलाकर बात इतनी है कि यदि
इन दोनों एट्रिया में से किसी एक सेल के अंदर भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होगी तो वो रैपिडली बाकी सारी सेल्स के अंदर चली जाएगी। क्यों? दोनों एट्रिया की सारी सेल्स आपस में कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन में, आयनिक कम्युनिकेशन में। आयन अपने साथ चार्ज लेकर जाता है, करंट लेकर जा रहा है। इसका मतलब यदि ऐसे नोड में इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी तो वो रैपिडली क्या होगा? दोनों एट्रिया में स्प्रेड हो जाएगी। इसीलिए दोनों एट्रिया जब भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे साथ में होंगे, जब भी रिलैक्स होंगे साथ में। क्लियर है? इसी तरह से क्योंकि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी मसल्स का बना हुआ है तो दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, साथ में रिलैक्स होते हैं। लेकिन वेंट्रिकल्स और एट्रिया दोनों आपस में एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते। क्यों? यहां पर ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई ये दोनों एट्रिया में तो फटाफट स्प्रेड हो जाएगी, लेकिन वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है बच्चों वो मसल्स का नहीं बना हुआ, कार्डिक मसल्स का नहीं है। इसका मतलब वहां पर फिर इंटरकलेक्टेड डिस्क नहीं है, गैप जंक्शंस नहीं है, यानी कि आयनिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ये आयंस चार्ज को लेके नीचे नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स जो फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है। तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए यदि हमें इलेक्ट्रिक इंपल्स वहां तक पहुंचानी है तो उसके लिए अलग से एक कंडक्शन सिस्टम होना जरूरी है, जो होता है। कैसे होता है देख लेते हैं बच्चों। तो होता क्या है बच्चों, ऐसे नोड में जो करंट जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुई एट्रिया में, तो एज इट इज स्प्रेड हो गई। अब ये यहां से जाएगी एवी नोड में थ्रू 3 बंडल्स ऑफ फाइबर्स। अगेन मसल फाइबर्स हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं इंटरनोडल फाइबर्स, यानी कि ये दोनों नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां तक पहुंच गई? एवी नोड तक। एवी नोड पे थोड़ा सा स्लो हो जाती है ये इंपल्स और यहां पर डिले होता है, लेट हो जाती है वेंट्रिकल तक पहुंचने में। कितना डिले? करीब 0.1 सेकंड का डिले होता है। कितना डिले होता है बच्चों? 0.1 सेकंड का डिले। ये 0.1 सेकंड का डिले बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानबूझकर चाह रहे हैं कि वेंट्रिकल तक जो इंपल्स पहुंचे वो एट्रिया के करीब 0.1 सेकंड बाद पहुंचे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, और जब तक एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आया हम नहीं चाहेंगे कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, और उसके लिए हमें 0.1 सेकंड चाहिए। तो एवी नोड क्या करता है? इस इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से स्लो डाउन हो जाती है इसकी ट्रेवल करने की रेट, और ये थोड़ा देरी से वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा। इसको हम कहते हैं एवी नोडल डिले। तो एक तरीके से एवी नोड क्या कर रहा है? जो पेस है करंट के फ्लो करने की उसको सेट कर रहा है, इसलिए पेस सेटर बोला। इस करंट को जनरेट कौन कर रहा है? ऐसे नोड, उसको हमने बोला पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है। अब बच्चों इस एवी नोड से मसल फाइबर्स का, कार्डियक मसल फाइबर्स का एक बंडल निकलता है, और इस बंडल को हम क्या कहते हैं बच्चों? बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज। ठीक है। इसमें आ गई इलेक्ट्रिक इंपल्स। अब ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। इट विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। इनमें आ गई इलेक्ट्रिक इंपल्स। अब बच्चों ये ब्रांचेस आगे चल के वेंट्रिकल्स की वॉल में बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स वेंट्रिकल की वॉल में पहुंच जाएगी। ये जो फाइबर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज पुरकिंजे फाइबर्स। क्लियर है बच्चों? इस तरह से पूरे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्प्रेड होती है। दिस इज कंडक्शन सिस्टम। सबसे फास्ट ट्रेवल किसमें करेगी इलेक्ट्रिक इंपल्स? पुरकिंजे फाइबर्स में बच्चों। सबसे स्लो एवी नोड के अंदर ट्रेवल करती है। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंपल्स जनरेशन ऐसे नोड की होती है बच्चों। एवी नोड भी इंपल्स जनरेट कर तो सकता है, बाकी सारे पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसे नोड इनमें सबसे ज्यादा फास्ट करता है इसलिए हार्ट किसके हिसाब से चलता है बच्चों? ऐसे नोड के हिसाब से चलता है। एवी नोड कर सकता है लेकिन 40 की रेट से करता है, जो ऐसे नोड से कम है। दिस इज कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बच्चों। तो कंडक्शन सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी ने जो आपको दे रखा है वो अब पढ़ लेते हैं अपन। अब समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। तो बच्चों इसलिए मैं कहता हूं बिना समझे आप पढ़ोगे एनसीईआरटी कोई मतलब नहीं। आप लोग कहते हो सर एनसीईआरटी घोट कर चले जाएं, कितना भी घोट लो, यदि बिना समझे घोटोगे तो फिर नंबर नहीं आ सकते। समझना जरूरी है, और समझ ऐसे सकते हैं। एनसीईआरटी ने इतना नहीं दे रखा है कि आप समझ पाओ। ठीक है, यही प्रॉब्लम है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि बस सर वो एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं। अरे भाई समझ तो लो। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, ये बंडल ऑफ हिज की बात कर रहा है भाई। बंडल जब बोल रहा है वो कह रहा है ना
कि एक बंडल निकलता है फ्रॉम द एवी नोड, तो एवी नोड से बंडल ऑफ निकल रहा है व्हिच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में निकलता है, इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू अ राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। अभी मैंने आपको बता दिया इन ब्रांचेस से छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, क्या कहलाते हैं? पुर्किंजे फाइबर्स। These fibers along with the right and left bundles are known as bundle of His। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये उल्टा बोल रहा है, पुर्किंजे फाइबर्स और राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस मिलकर बंडल ऑफ हिज बनाती है, जो किससे निकला था? एवी नोड से निकला था। इस लाइन में कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, अब नहीं होगा। ऐसे नोड क्या कर रहा है भाई? इंपल्स जनरेशन कर रहा है 70 से 75 पर मिनट की रेट से, रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया, हमारे हार्ट की नॉर्मल रेट कितनी है? 70 to 75 बीट्स पर मिनट बच्चों, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट। ठीक, यहां तक सॉरी, यहां तक सारी बात हो गई। अब हम बात करेंगे एक सिंगल हार्ट बीट की, एक सिंगल कार्डियक साइकिल की, कि ये जो एक हार्ट बीट होती है जिसमें चारों चेंबर्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार रिलैक्स करते हैं, इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो सारी चीजें देखेंगे बच्चों। अब बच्चों कार्डियक साइकिल को अगेन अपन कंसेप्चुअली समझेंगे, ठीक है। एप पे जो कार्डियक साइकिल मैंने पढ़ाई है बच्चों, काफी डिटेल में पढ़ाई है, सब फेजेस भी होते हैं एक्चुअली कार्डियक साइकिल के अंदर। यहां हम अभी सिर्फ जो भाई पिछले 5-7 साल में ट्रेंड है, एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं इसके क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी में जितना आपको बता रखा पूरा अच्छे से कवर करेंगे, जितना कुछ एक्स्ट्रा जरूरी है वो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो अपन यहां पर अगेन बहुत सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिंपल चेंबर्स बना लेंगे। ठीक है, ये 4 चेंबर्स हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहां पर वॉल्स प्रेजेंट है बच्चों, बायकस्पिड या मिट्रल, ट्राइकस्पिड। ठीक, आगे क्या निकलती है बच्चों? यहां से निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी, यहां से निकलेगा एओर्टा। सिंपल डायग्राम समझने के लिए। यहां पर भी वॉल्व्स हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स भाई। ठीक, अब एसे नोड कहां होता है? यहां पर क्या होता है? एवी नोड होता है। दिस इज एसे नोड। अभी हमें सिर्फ मेनली एसे नोड से मतलब है भाई। एसे नोड से जब इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी तो दोनों एट्रिया के अंदर स्प्रेड कर जाती है, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वॉल्व हैं बच्चों, इनके ऊपर प्रेशर लगेगा, ऊपर से ये ओपन होंगे, ब्लड किधर आएगा? ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा? दोनों वेंट्रिकल, जो इवेंट लेफ्ट में हो रहा है बच्चों वही राइट में भी हो रहा है, ध्यान रखना। तो अपन सिर्फ लेफ्ट का पढ़ेंगे, सेम चीज राइट में हो रही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा फिल हो जाएगा। जब ये पूरा फिल हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, तो नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा है बच्चों, तो अब क्या होगा? अब नीचे की तरफ से इन कस्प्स के ऊपर प्रेशर लगेगा और ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे बंद। ठीक, तो हम कार्डियक साइकिल कहां से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस? देखो बच्चों, ये तो साइकिल है, वापस से घूमकर वहीं आने वाले हैं, किसी भी पॉइंट से चालू करो। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो वॉल्व्स हैं, बायकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ये बंद हो गए हैं। इनको हम कहते हैं एवी वॉल्व्स, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है बच्चों। तो फर्स्ट यहां पर क्या हुआ? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स। क्या होगा बच्चों? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स। और इनके क्लोजर की वजह से जब भी दरवाजा बंद होता है तो एक आवाज आती है ना, वैसे यहां पर भी आवाज आएगी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लब साउंड। लब साउंड और फर्स्ट हार्ट साउंड, पहली साउंड, ये हमें स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, डॉक्टर जो हम सुनते हैं बच्चों। ठीक है, हो गई। अब ये वॉल्व बंद है, अभी सेमील्यूनर वॉल्व, ये वॉल्व भी बंद है बच्चों, ये भरा हुआ है। ठीक, अब जब ये भरा हुआ है तो अभी इसके अंदर ऑलमोस्ट कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है बच्चों? 120 ml ऑफ ब्लड है। ठीक, अब ये स्टार्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट होना। क्या होगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा तो इसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, इन वॉल्व्स के ऊपर, इनके ऊपर भी पड़ेगा। इनको अपोजिट डायरेक्शन में कौन नहीं ओपन होने देगा? अभी मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट टेंडन है, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होंगे नहीं। किसको ओपन होना पड़ेगा? इन वॉल्व्स को ओपन होना पड़ेगा बच्चों। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएंगे ओपन। ये ओपन हो जाएंगे तो अब ब्लड तेजी से किस में जाएगा? एओर्टा के अंदर जाएगा बच्चों। तो ब्लड यहां से यहां पर जाएगा। ये जो फेज हो रहा है जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट फेज, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन,
डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन। तो जहां जहां अपन कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे सिस्टोल लिखेंगे, जहां जहां रिलैक्सेशन की बात करेंगे डायस्टोल लिखेंगे। तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है बच्चों, जिसमें वेंट्रिकल्स ब्लड को पुश कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में करेगा, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में करेगा, इस फेज को हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना होता है 0.3 सेकेंड। अभी मैं बताऊंगा, सारे ड्यूरेशन की बात करेंगे कैसे अल्टीमेटली ये सारी चीजें आ रही है। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन पहले आप ये समझो, फिर अपन उल्टा चलेंगे, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन निकालेंगे। अभी अपन अपने आप आ जाएगा कितना है कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन। ठीक, इसने 0.3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन करा, जितना ब्लड जरूरी था एओर्टा में जाना वो चला जाएगा बच्चों। तो यहां पर ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इसके थ्रू कितना ब्लड एओर्टा में जाता है बच्चों, अबाउट 70 ml इनटू एओर्टा। ये वेंट्रिकल के एक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि स्ट्रोक की वजह से एओर्टा में गया है, इसको हम कहते हैं बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से जो ब्लड एओर्टा में जाता है या इधर से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक, अब इसके बाद क्या ब्लड यहां खत्म हो गया? तो खत्म तो होगा नहीं भी, कुछ ब्लड तो बचेगा ना, क्योंकि 120 था उसमें से 70 गया है। तो अब क्या होगा, जब 70 इधर चला जाएगा तो अब इधर कम है, इधर ज्यादा, इधर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। अरे तू कहां जा रहा है भाई? अब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। अब नीचे से वापस से प्रेशर लगेगा, जब नीचे से वापस से प्रेशर लगेगा तो ये जो वॉल्व्स हैं अपने, ये फिर से क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो गए, ठीक है ना, ये भी क्लोज वापस, ये भी क्लोज वापस। अब अंदर जो वॉल्यूम बच रही है आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसको हम कहते हैं बच्चों एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कितनी बच रही है? 50 ml बच रही है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर ये जो वॉल्व ओपन हुए थे, ये क्लोज हुए हैं, इसका मतलब देयर विल बी क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स। और सेमील्यूनर वॉल्व्स जब क्लोज होंगे तो कौन सी साउंड आएगी बच्चों? डब साउंड, जिसको हम सेकंड हार्ट साउंड भी कहते हैं। तो स्टेथोस्कोप से हमें लब डब वो आवाज सुनाई देती है, वो ऐसे सुनाई देती है। फिर से बंद हो गया बच्चों। अब यहां पर 50 ml ब्लड बचा हुआ है, ये वॉल्व बंद है, ये वॉल्व बंद है, इसने आप कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया है। अब ये फिर से डायलेट होना चालू होगा, इसका मतलब अब सेकंड फेज चालू हो रहा है बच्चों यहां पर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्स हो रहा है क्योंकि, और इसका ड्यूरेशन कितना होता है बच्चों? 0.5 सेकंड होता है। कितना होता है? 0.5 सेकंड होता है। ठीक है, अब जब ये रिलैक्स होना चालू होगा तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जिस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा था 0.3 सेकंड, तब एट्रिया में क्या हो रहा था? एट्रिया के पास पल्मोनरी वेन्स से ब्लड आ रहा था और इसके अंदर कुछ ब्लड इकट्ठा हो गया होगा तब तक। अब जैसे ही डायलेट होना चालू करेगा, ऊपर ऑलरेडी कुछ ब्लड इकट्ठा हो गया ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि पल्मोनरी वेन से एट्रिया रिसीव कर रहा था, इधर वेना केवा से आ रहा होगा लगातार। तो अब जैसे ये डायलेट होना चालू होगा, इधर वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर कम होगा, ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा, क्या होगा? ये वॉल्व फिर से ओपन हो जाएंगे। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा बच्चों? जो ब्लड इकट्ठा हुआ था एट्रिया में, वो सारा का सारा ब्लड किधर आ जाएगा बच्चों? वो सारा का सारा ब्लड नीचे आ जाएगा इनटू दी वेंट्रिकल। लेकिन जो इकट्ठा हुआ था वो अभी इन वेंट्रिकल्स को पूरी तरह से भरने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा होता है एट्रियम से। ठीक है, तो अभी इनको पूरा भरने के लिए ये वॉल्व ओपन ही रहेंगे। ठीक है, इधर से लगातार ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से। अभी क्योंकि ये वॉल्व ओपन है तो अब ये ब्लड यहां रुकेगा नहीं, डायरेक्टली किस में जाता जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल भरते रहेंगे, कब तक भरेंगे? जब तक वापस से पूरे ना भर जाए, यानी कि 120 ml ना हो जाए। यानी कि एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो वॉल्यूम है वो वापस से कितनी हो जाएगी? 120 ml, जिसको हम क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि डायस्टोल के एंड में इतनी वॉल्यूम होगी। जब ये वॉल्यूम भर जाएगी वापस, तो फिर क्या होगा? नीचे की तरफ से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बच्चों। नीचे की तरफ से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लड फ्लो होना वापस से बंद हो जाएगा और दोनों वॉल्व फिर से क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही वापस से क्लोज होंगे, कौन सी साउंड आएगी? जो फर्स्ट हार्ट साउंड आई थी, दैट इज लब साउंड। तो हम जहां से चालू हुए थे वहीं पर वापस आ गए बच्चों। क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स।
और ये साइकिल बार बार अपने आप को रिपीट करती है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, 70 ml एओर्टा में जाएगा, है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये 0.3 0.5 चलते रहते हैं। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा था तब एट्रिया रिलैक्स्ड था, उसमें पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा था। इसका मतलब ड्यूरिंग दीज 0.3 सेकेंड्स देयर वाज एट्रियल डायस्टोल। और बच्चों याद रखना, जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है इसके भी शुरुआती 0.4 सेकेंड्स में देयर वाज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बस जो आखिरी का 0.1 सेकेंड होता है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल खत्म होने वाला होता है, तब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जितना भी उनके अंदर ब्लड बचा खुचा होता है उसको स्क्वीज आउट कर देते हैं इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के 0.3 सेकेंड्स के वक्त एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल के 0.4 सेकेंड्स के वक्त क्या चल रहा है, एट्रियल डायस्टोल। एट्रिया रिलैक्स रहते हैं इतने समय तक, दैट इज 0.7 सेकेंड तक। फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो लास्ट 0.1 सेकेंड है, उस वक्त एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि एट्रियल सिस्टोल होता है। यानी कि एट्रियल सिस्टोल कितने ड्यूरेशन का है, 0.1 सेकेंड बच्चों। ठीक है, अब यहां से बहुत इजीली आप पता लगा सकते हो कि 0.4 सेकेंड का एक ऐसा ड्यूरेशन आ रहा है जहां पर वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल में है, एट्रिया भी डायस्टोल में है, यानी कि चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। इस ड्यूरेशन को बच्चों हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। और कार्डियक साइकिल, चारों चेंबर्स को एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 0.8 सेकेंड्स लग रहा है। है ना, ये तो मैंने आपको यहां से समझा दिया। इसको वैसे निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, हमें पता है बच्चों कि हमारा जो हार्ट है इन 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स में कितनी बार बीट कर रहा है, ऑलमोस्ट 75 टाइम्स। ठीक है, तो यदि हमें निकालना हो कि भाई एक बार बीट करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, तो क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, तो वहां से आपको जो ड्यूरेशन मिल रहा है कितना मिल रहा है, यहाँ पे आप 15 की टेबल बोले तो 60। इस तरह से एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल का जब हम रेस्ट पे, तब जब हम भागेंगे तो क्या होगा बच्चों, जब हम भागेंगे तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कम होगा। तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन एक तो फिक्स नहीं होता, याद रखना। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको बता दी बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्शन में जो वॉल्यूम निकल रहा है थ्रू द वेंट्रिकल, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है बच्चों, ऑलमोस्ट 75 टाइम्स। तो यदि मैं आपसे बोलूं ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल का कंसिडर करते हैं इसमें अपन, ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पूछा जाता है कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्डियक आउटपुट। कैसे निकाल सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना पंप हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम, कितनी बार पंप हुआ एक मिनट में, हार्ट रेट के बराबर हो रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी थी, ऑलमोस्ट 70 ml। हार्ट रेट कितनी है, ऑलमोस्ट 75 टाइम्स बच्चों, है ना। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं बच्चों 5 लीटर पर मिनट। एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, ऑलमोस्ट 5 लीटर, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। एक कॉन्ट्रैक्शन में जो पंप कर रहा है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज 70 ml। तो बच्चों ये बात होगी पूरी कार्डियक साइकिल की। क्लियर है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो पढ़ने के बाद। ठीक, अब अपन बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज व्हाट, दैट इज ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोनों ही टर्म्स का शॉर्ट फॉर्म ईसीजी बनता है बच्चों। अंतर क्या है, ईसीजी एक मशीन है, जब मैं मशीन बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ग्राफ से तो ऐसा लगता है भाई ट्रेसिंग जो ग्राफ पेपर पे आती है, लेकिन यहां उल्टा है। जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं तो हम बात कर रहे हैं बच्चों मशीन की, वो मशीन जो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस मशीन से जो हमें रिकॉर्डिंग मिलती है ग्राफ पेपर पे जो रिकॉर्डिंग मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अंतर आ गया समझ में, ग्राफ मशीन से जो रिकॉर्डिंग मिल रही है ग्राफ पेपर पे, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोनों का शॉर्ट फॉर्म ईसीजी होता है बच्चों। ठीक है, क्या करते हैं इसके अंदर बच्चों, दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज, देखो यहां साफ साफ लिखा हुआ है, मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ट्रेसिंग यानी कि ईसीजी। ठीक है,
ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. अभी हमने देखा कार्डियक साइकिल के दौरान इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है फ्रॉम दी एसे नोड बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्प्रेड भी हो रही है हमारे हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स में, एट्रिया में एक साथ होती है, वेंट्रिकल्स में थोड़ा देर से पहुंचती है ना। तो इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के स्प्रेड को यदि हम ट्रेस करें एक ग्राफ पेपर पे, तो इस मशीन की सहायता से कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पे जो ट्रेसिंग मिलती है कन्वेंशनली, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं बच्चों। और इस ट्रेसिंग में जो वेव फॉर्म होता है उससे हम हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मल वेव फॉर्म की जगह यदि हमें कोई डिरेंज्ड यानी कि अब नॉर्मल वेव फॉर्म मिल रहा है, तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है। कौन सी प्रॉब्लम चल रही है इसका भी एक आइडिया हमें ECG से लग जाता है। लेकिन ECG एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, वो डिटेल्ड एनालिसिस इससे नहीं होता। हाँ, लेकिन जब अंदाजा लग जाए यदि ECG अब नॉर्मल आ रही, तो फिर हम एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन पे जा सकते हैं, लाइक 2D इको एंड ऑल बच्चों। ठीक है, तो ये मदद करती है हार्ट के अबनॉर्मलिटीज को पता करने में। कैसे, देखते हैं। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG, अब ये ECG रिकॉर्ड कैसे होती है पहले वो समझते हैं बच्चों। To obtain a standard ECG, a patient is connected to the machine with 3 electrical leads, one to each wrist and to the left ankle, that continuously monitor the heart activity. होता क्या बच्चों, इलेक्ट्रोड्स होते हैं एक तरीके से इसमें। पहले कन्वेंशनली 3 ही इलेक्ट्रोड आते थे, एक को राइट रिस्ट पे लगाते हैं, एक को लेफ्ट रिस्ट पे लगाते हैं, एक को लेफ्ट एंकल पे लगाते थे बच्चों। ठीक है, और फिर मशीन स्टार्ट करते तो मशीन से ट्रेसिंग मिल जाती थी। प्रेजेंटली 12 लीड्स ECG भी की जाती है, 12 लीड्स यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, वो सारी चीजें आप MBBS में पढ़ोगे। ठीक, आपको यहां पर क्या बता रखा है, 3 लीड्स ECG के बारे में बता रखा है। जब हम 3 लीड्स ECG से ट्रेसिंग लेंगे बच्चों, तो इस तरह की ट्रेसिंग मिलेगी। दिस इज अ नॉर्मल ECG। कौन कौन सी वेव्स मिलती है, P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव, तीनों को मिलाकर बोला जाता है बच्चों QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव। बच्चों जो P वेव है ये कैसे आई, ऐसे नोड से जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी तो वो एट्रिया की वॉल में स्प्रेड होगी। ठीक है, जब भी किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है तो हम उसको बोलते हैं बच्चों डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगा नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे बच्चों, है ना। अभी इतना याद रख लो, यदि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है डीपोलराइजेशन, यदि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सबसाइड हो रही है, खत्म हो रही है, तो रीपोलराइजेशन बोलेंगे, है ना। वापस से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो रही, तो जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो डीपोलराइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है, सिस्टोल। किसी भी पार्ट ऑफ हार्ट में यदि डीपोलराइजेशन होगा तो पहले डीपोलराइजेशन होगा, यानी कि पहले तो भाई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होगी तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। इट विल बी फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल। इसी तरह से जिस पार्ट में रीपोलराइजेशन होगा, पहले रीपोलराइजेशन होगा और फिर वो पार्ट रिलैक्स्ड हो जाएगा, यानी कि फिर डायस्टोल होगा। एक तो ये याद रखो। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट्रिया में स्प्रेड होती है, यानी कि डीपोलराइजेशन। तो पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो रहा है, सारी एट्रियल मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है। तो जब पी वेव स्टार्ट होगी तो बिगिनिंग ऑफ पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, और फिर एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से जो सेकेंड हाफ ऑफ पी वेव है उसमें क्या होगा बच्चों, एट्रियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, शुरुआती पार्ट रिप्रेजेंट करेगा कि भाई वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्प्रेड हो रही है, और फिर बाद वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, क्योंकि फिर डीपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक तरीके से वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो टी वेव है ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो रही है वेंट्रिकल्स में, तो ऑलमोस्ट टी वेव के एंड तक वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है और फिर रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स चालू होता है, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल को चालू होते होते, क्योंकि पहले तो रीपोलराइजेशन होगा, रीपोलराइजेशन ऑलमोस्ट टी वेव के एंड तक होता है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब चालू होता है, स्टार्ट्स एट एंड ऑफ टी वेव। ठीक है, और फिर वापस से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि वापस से पी वेव आ जाएगी, ये वापस से पी वेव है बच्चों। ये ईसीजी वेवफॉर्म बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है,
हम एक आर से दूसरी आर तक ले लो, किसी भी एक पॉइंट से, है ना, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले लो, ठीक, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। यूजुअली अपन आर टू आर यूज करते हैं एक कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन को निकालने के लिए, तो अपन ईसीजी के थ्रू एक कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन को भी निकाल सकते हैं, और ड्यूरेशन को निकाल सकते हैं तो अपन हार्ट रेट को भी मेजर कर सकते हैं। अब यदि इस वेव फॉर्म में कोई भी डिरेंजमेंट आ जाए तो उससे एक इंडिकेशन मिलता है कि क्या हो रहा है, कि कहीं ना कहीं हार्ट में अबनॉर्मलिटी है बच्चों, ठीक है। Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart बच्चों। P wave क्या रिप्रेजेंट कर रही है, the electrical excitation or depolarization of the atria, मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, contraction of both the atria, that is atrial systole। QRS complex किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, depolarization of the ventricles, उसके बाद क्या होगा, ventricular contraction starts shortly after Q, तो Q wave रिप्रेजेंट कर रही है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है बच्चों, ठीक है। टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, यानी कि रिपोलराइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो रही है ड्यूरिंग टी वेव, और एंड ऑफ टी वेव तक आते आते वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो खत्म हो जाएगा और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू होगा बच्चों, और फिर जब टी वेव चालू होगी तो फिर से एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात यहां तक समझ में, दिस इज ईसीजी। Since the ECGs obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation, यदि नॉर्मल ईसीजी से कुछ भी डेविएशन होता है शेप्स ऑफ द वेव फॉर्म्स में, तो हम क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। डिटेल्स भी हार्ट अटैक में क्या पिक्चर आएगी इसकी, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे एमबीबीएस के अंदर, आपसे नीट में नहीं पूछी जाती। अब बच्चों ईसीजी के बाद आपको अगेन डबल सर्कुलेशन के बारे में बता रखा है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर भी कर लिया अभी थोड़ी देर पहले अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में भी ये डबल सर्कुलेशन डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब ये जो डबल सर्कुलेशन है, इसके अंदर आपको जो और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी थोड़ी सी, जो बताना चाह रहा है वो एक तो बताना चाह रहा है बच्चों कोरोनरी सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में ऑलरेडी अपन ने बात कर ली है। कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स वो वेसल्स होती है जो ब्लड की मसल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी या उनसे वीनस ब्लड ला रही, दैट इज कोरोनरी वेन्स बच्चों। दूसरा ये ब्लड वेसल्स के बारे में बताना चाह रहा है, तो ब्लड वेसल्स के बारे में मैं आपको जो जो पॉइंट पता होने चाहिए वो बता देता हूं बच्चों। हमारे, क्योंकि हमने बोला था कि जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है उसमें हमें 3 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं बच्चों, ब्लड पढ़ना था, हार्ट पढ़ना था और ब्लड वेसल्स पढ़नी थी। ब्लड वेसल्स बच रही है, तो ब्लड वेसल्स को अपन 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं भाई। वैसे तो क्या होता है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है भाई, एओर्टा। एओर्टा एक मेजर आर्टरी है, एक बड़ी आर्टरी मानी जाती है तो आर्टरी ये भी, ठीक है। ये डिवाइड होती है आर्टरीज में, आर्टरीज और छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं आर्टीरियोल्स। फिर बच्चों ये टिश्यू के लेवल पे डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में, जिनमें सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होती है, एंडोथेलियम इनकी वॉल को कहते हैं। इनके लेवल पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है विद द टिश्यूज। लंग्स के लेवल पे भी, ठीक है। फिर कैपिलरीज मिलकर छोटी ब्रांचेस बनाती है वेन्यूल्स, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये मिलकर बनाती वेन्स। सारी वेन्स अपने ब्लड को या तो इंफीरियर वेना केवा में डालेगी या सुपीरियर वेना केवा में डालेगी, और जो हार्ट की वॉल में वो कोरोनरी साइनस में डालेगी बच्चों, ठीक है। और फिर ये इस ब्लड को वापस किस में लेकर जाएगी बच्चों, हमारे हार्ट के अंदर, यानी कि राइट एट्रियम के अंदर। ये कहां से निकला था, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला था। राइट एट्रियम से कहां जाता है बच्चों, राइट वेंट्रिकल, लंग्स के पास, और फिर लंग्स से वापस लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पूरा हमारी बॉडी के अंदर होता है। 2 सर्किट यहां पर बन रहे हैं बच्चों, 2 बार यहां पर हार्ट आ रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो हम यहां पर सेपरेट आउट कर सकते हैं इस तरीके से, फिर राइट वेंट्रिकल से टिल लेफ्ट एट्रियम, ये पल्मोनरी सर्किट ऊपर वाला, और नीचे वाला सिस्टेमिक सर्किट, ये डबल सर्किट होता है। अब यहां पर जो एक्चुअली एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा, जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स बच्चों, वो देख लो। यदि अपन इनका क्रॉस सेक्शन देखें बच्चों, तो आर्टरी की वॉल जो होती है वो थिक होती है, और वेन की जो वॉल होती है बच्चों वो थिन होती है, यानी कि किसकी ल्यूमन नैरो है, तो आर्टरी में आप लिख सकते हो वॉल थिक, इसकी वॉल थिन, ठीक है। इसकी ल्यूमन नैरो, इसकी ल्यूमन वाइड। अब
नामकरण कैसे करोगे इनका, किसको आर्टरी बोलोगे, किसको वेन। ज्यादातर बच्चे कैसे डिफाइन करते हैं कि सर जो वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो आर्टरीज, जो वीनस यानी कि सॉरी जो डीऑक्सीजनेटेड करती है वो वेन्स। ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसे डिफाइन नहीं करते। जो वेसल हार्ट से दूर ब्लड को लेकर जा रही है दैट इज आर्टरी। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा इस डेफिनेशन में। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट और ये टुवर्ड्स हार्ट, ये डेफिनेशन होती है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। अब यूजुअली ज्यादातर केसेस में क्या होता है, दे यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्शंस हैं बच्चों। पल्मोनरी आर्टरी क्या ले जा रही है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है लंग्स के पास। एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। ये यूजुअली क्या कैरी करती हैं, दे यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर लेकिन अगेन एक्सेप्शन है, अगेन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन्स। आर्टरीज में बच्चों क्योंकि वेंट्रिकल्स पंप कर रहे हैं ब्लड आर्टरी के अंदर, तो बहुत प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा है, वापस अपना पीछे जाएगा नहीं, तो वॉल्व्स की जरूरत नहीं है, तो वॉल्व्स एब्सेंट। लेकिन वेन्स तक पहुंचते पहुंचते ब्लड की स्पीड और प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड वापस पीछे जा सकता है टुवर्ड्स द आर्टरीज, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, आर्टरीज की जो वॉल्स होती है बच्चों वो फ्लेक्सिबल भी ज्यादा होती है क्योंकि प्रेशर विथस्टैंड करे, ताकि लेस फ्लेक्सिबल होती है बच्चों। ठीक है, सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और जो पूछ लिया जाता है आर्टरीज की बच्चों, यदि अपन बात करें, दीज आर यूजुअली सुपरफिशियल, ये बहुत ज्यादा डीपली प्रेजेंट नहीं होती। वेन्स आर डीप इन दी मसल्स, डीपली सिचुएटेड होती है। अब इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कि हमारे हार्ट की एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो दो तरह का कंट्रोल होता है बच्चों हमारे हार्ट के ऊपर, यहां पर हम समझेंगे इसको। रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ हार्ट। एक होता है बच्चों नर्वस रेगुलेशन, और बच्चों दूसरा होता है हार्मोनल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन में कौन रेगुलेट करता है हमारे हार्ट को, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बच्चों। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमारे इनवॉलंटरी बॉडी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। इसमें दो पार्ट होते हैं बच्चों, सिंपैथेटिक, ये मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, और नर्वस सिस्टम में तो बहुत डिटेल में बताऊंगा, और पैरासिम्पैथेटिक। बच्चों जब भी हम रिलैक्स्ड होते हैं ना, आराम से बैठे हुए हैं, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करता है। और जब हम रिलैक्स्ड हैं, बॉडी एक्टिविटी कम है, तो बॉडी की एनर्जी डिमांड भी कम है, एनर्जी डिमांड कम है तो ऑक्सीजन डिमांड कम है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम बॉडी टिश्यूज को ब्लड कर रहा है, यानी कि ब्लड फ्लो की रेट भी कम चाहिए, ब्लड प्रेशर भी कम चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करता है, जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करता है बच्चों। तो इसका मतलब जब सिंपैथेटिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी तो उसका मतलब जब हम ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस समय हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, और ज्यादा एक्टिविटी के वक्त ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए, तो ये हार्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब वो चाहे हार्ट रेट हो, चाहे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हो, चाहे वो कार्डियक आउटपुट हो, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हार्ट की एक्टिविटी को कम करता है। इस लेवल पे इतना अभी आपको याद रखना है। नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हार्मोनल रेगुलेशन में बच्चों जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि इंक्रीज्ड स्ट्रेस ओवर बॉडी, बच्चों स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता मानसिक तनाव, दुख होना। ज्यादा खुश हो वो भी बॉडी पे स्ट्रेस मानते हैं, उस समय भी बॉडी एक्टिविटी बढ़ रही है। ज्यादा दुखी हो, तनाव में हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो, लड़ रहे हो,
ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, दैट इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेस ओवर बॉडी। जब भी ऐसा होगा तो बच्चों हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा और ये सिस्टम क्या करेगा बच्चों, हमारी एड्रिनल मेडुला ग्लैंड जो होती है, किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसमें एड्रिनल मेडुला पार्ट होता है, उसको उसकी एक्टिविटी बढ़ाएगा। उससे हार्मोन्स निकलेंगे, एड्रिनलिन जिसको अपन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, एंड नॉर एड्रिनलिन जिसको अपन नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये ब्लड में रिलीज होंगे। ब्लड से कहां पहुंचेंगे, ऐसे नोड तक पहुंचेंगे। ऐसे नोड की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ऐसे नोड की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगी, यानी कि हार्ट एक्टिविटी बढ़ेगी बच्चों। आ गई बात समझ में। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल थायरोक्सिन हार्मोन, वो भी इनडायरेक्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन का रिलीज करवाते हैं और हमारे हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं बच्चों। तो यदि ये फ्लो चार्ट आपने याद रख लिया तो आपको हार्ट के रेगुलेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना, हमारा हार्ट मायोजेनिक है, इंपल्स अंदर से प्रोड्यूस हो रही है। ये जो रेगुलेशन है ये सिर्फ हार्ट रेट को कम ज्यादा करेगा। यदि इन न्यूरॉन्स को, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स को हम काट भी दें तो भी हमारा हार्ट बीट करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि इंपल्स तो अंदर ऐसे नोड जनरेट कर रहा है। ये क्वेश्चन भी आता है जो मैंने आपको बता दिया। लास्टली इस चैप्टर में जो अपने को करना है बच्चों, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को बच्चों अपन कहते हैं हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ठीक है, 120 सिस्टोलिक बीपी कहलाता है जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 80 डायस्टोलिक कहलाता है जब वो रिलैक्स कर रहा है, तो ये कम होगा। ब्लड प्रेशर है क्या, ब्लड आर्टरी की वॉल पे जो प्रेशर लगा रहा है दैट इज ब्लड प्रेशर। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा प्रेशर से आएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब रिलैक्स कर रहा हो तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये नॉर्मल है। यदि ये ब्लड प्रेशर मोर देन 140 तो सिस्टोलिक वाला हो और 90 से ज्यादा यदि डायस्टोलिक वाला हो तो फिर उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि ये अबनॉर्मल है। दैट इज कॉल्ड एज डिसऑर्डर ऑफ हाई बीपी, और प्रॉपर मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। बच्चों आगे बात समझ में, तो हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। अब ये पुरानी डेफिनेशन थी बच्चों, प्रॉपर डेफिनेशन यही होती है। हम एज ए डॉक्टर जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम हाइपरटेंशन तभी उसको लेबल करते हैं जब वो 140/90 से ज्यादा, 120, 140 या 80 और 90 के बीच में जो वैल्यूज होती है बच्चों उसको हम बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब अभी उसको हाइपरटेंशन हुआ तो नहीं लेकिन रिस्क है। यूजुअली लाइफस्टाइल डिजीज है बच्चों, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है, ज्यादा वजन के कारण, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, तला भुना ज्यादा खाना, है ना, इन चीजों की वजह से होता है। तो जो लोग 120, 140 के बीच में होते हैं बॉर्डर लाइन में, हम उनको कहते हैं कि भी अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, और उनमें से ज्यादातर का ठीक हो जाता है यदि वो लाइफस्टाइल ठीक करते हैं। जो नहीं करते वो फिर हमारे परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। आगे बात समझ में। तो अब ये बच्चों जो मेजरमेंट होता है ये किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है वो पूछा जाता है, स्फिग्मोमेनोमीटर। ये याद रखना है, आपने देखा होगा जब आप जाते हो डॉक्टर के पास तो वो आपका बीपी नापता है, उस इंस्ट्रूमेंट को स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं बच्चों। ठीक है, इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल 140/90 और हाइट शो, है ना, साफ साफ कह दिया। देखो हाइपरटेंशन कब होगा, 140/90 से। हाई ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कई और हार्ट डिजीजेस को जन्म देता है बच्चों, और अल्टीमेटली ब्रेन और किडनी भी डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि लगातार उसकी वजह से क्या हो रहा है, आर्टरीज के ऊपर हाई प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से उनकी वॉल डैमेज होती है बच्चों। दैट इज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं बच्चों, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज? कोरोनरी आर्टरी में बता चुका हूं, ये ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की मसल्स को। यदि कोरोनरी आर्टरी की वॉल्स में, मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं बच्चों कोरोनरी आर्टरी की वॉल का, ये वॉल है, यदि इस वॉल के अंदर क्या डिपॉजिट हो रहा है बच्चों, फैट डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा है, और अंदर भी हो रहा है इनर सरफेस ऑफ द वॉल पे। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, लिपिड है। यूजुअली किनके होता है, जो एक्सरसाइज कम करते हैं, तला भुना ज्यादा खाते हैं, उनकी कोरोनरी आर्टरीज के इनर सरफेस पे और वॉल के अंदर भी डिपॉजिट हो जाएंगे। साथ में कुछ कैल्शियम भी हो जाता है, कैल्शियम वॉल के अंदर होता है।
इन दोनों की वजह से क्या होगा, जो वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो रही है, रिजिडिटी बढ़ रही है, हार्डनेस बढ़ रही है, थिकनेस बढ़ रही है, अंदर भी डिपोजिशन हो रहा है, तो ल्यूमन नैरो हो रही है। ये सारी चीजें होगी तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी की जिस ब्रांच में ये चेंजेस आएंगे वो ब्रांच हार्ट की वॉल में जिस ग्रुप ऑफ कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही होगी वहां तक सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंचेगा। सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंचेगा तो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हार्ट मसल्स में डैमेज होगा, और जब ये हार्ट मसल्स में डैमेज होता है बच्चों तो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में दर्द होता है जिसको हम कहते हैं एंजाइना। और यदि ये ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाए तो कार्डियक मसल में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, जो क्या कहलाता है बच्चों, तो सीएडी की वजह से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक इज नथिंग बट परमानेंट डैमेज टू कार्डियक मसल्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। इसको बच्चों अपन मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है डैमेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। किसका हो रहा है, मायोकार्डियम का, यानी कि हार्ट मसल्स का। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को अपन एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं बच्चों। क्या होता है, वेसल्स जो ब्लड को सप्लाई कर रही है हार्ट के पास उनका डिजीज है। डिपॉजिट्स किस किस का हो रहा है, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का एंड फाइब्रस टिश्यू का, जिसकी वजह से ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरो हो जाती है। ठीक है। एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस भी इसको कहते हैं क्योंकि बच्चों चेस्ट में पेक्टोरिस मेजर मसल्स होती है, इस तरफ दर्द होता है। अ सिम्टम ऑफ अक्यूट चेस्ट पेन, एकदम से तेज दर्द होता है। कब हो रहा है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है हार्ट मसल्स को। एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमन ऑफ एनी एज, बट ज्यादातर मिडिल एज के बाद होता है, एल्डरली एज में होता है, 40-45 की एज के बाद होता है। ठीक है, ये मैं पूरा समझा चुका हूं। हार्ट अटैक इसकी वजह से हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से। लास्ट टर्म जो हमें यहां पर पता होना चाहिए बच्चों, दैट इज व्हाट, हार्ट फेलियर। ठीक है, अब हार्ट फेलियर क्या है, देखो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हार्ट अटैक तो क्या है कि भाई मसल डैमेज हो रही है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो डिपोजिशन हुआ ये कोरोनरी आर्टरी की एक छोटी सी ब्रांच के अंदर हुआ है। सपोज करो एक छोटी सी ब्रांच है जिसमें ये डिपोजिशन हुआ, और वो छोटी सी ब्रांच हार्ट की वॉल में एक छोटे से ग्रुप ऑफ हार्ट मसल्स को सप्लाई कर रही थी। तो वहां पर जब वो मसल ग्रुप डैमेज होगा तो अभी भी हार्ट की वॉल में ज्यादातर मसल्स अच्छे से काम कर रही है ना, वो माइनर हार्ट अटैक कहलाएगा। उसकी वजह से हो सकता है कि पता भी नहीं चले पर्सन को, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होकर रह जाए और हार्ट अपना काम करता रहेगा। तो अभी हार्ट फेल नहीं हुआ है, हार्ट अपना काम कर रहा है माइनर हार्ट अटैक के बावजूद भी। ठीक है, लेकिन यदि किसी को कई सालों से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या कई बार हार्ट में माइनर अटैक्स आ चुके हैं, मसल डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है, या किसी ऐसी ब्रांच में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, सीएडी हुआ, जिसकी वजह से अ लार्ज मास ऑफ हार्ट मसल्स एकदम से एक साथ डैमेज हुआ, तो फिर जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ कार्डियक मसल्स डैमेज हो जाती है हार्ट की वॉल में, तो फिर वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं कर पाएगा। तो जब हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है, काम क्या है हार्ट का, पंपिंग ऑफ ब्लड, तो हम उसको कहते हैं कि हार्ट फेलियर हुआ है। उसके कई कारण हैं, हार्ट अटैक के बाद भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हर हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेलियर हो। हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में एक कारण है हार्ट फेलियर का, लेकिन उसमें भी कई साल लग जाते हैं और भी कई कारण होते हैं। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हार्ट अटैक हार्ट फेलियर में डिफरेंस पता होना चाहिए। हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। आगे बात समझ में। It is also sometimes called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the main symptom of this disease। बच्चों हार्ट फेलियर से कई बार कंजेशन ऑफ लंग्स भी होता है, उस केस में उसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। क्यों, मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर्ली ब्लड आगे पंप नहीं कर रहा, तो किसके ऊपर दबाव पड़ेगा, किसके ऊपर ब्लड अक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा होगा, तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है लंग्स से, उनमें प्रेशर बढ़ेगा। उनमें प्रेशर बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी कैपिलरीज में डिवाइड होती है, उन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर बढ़ेगा। कैपिलरी की वॉल से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्लाज्मा निकल के लंग्स के टिश्यू स्पेस में भर जाएगा, जिसको हम कहेंगे कंजेशन ऑफ लंग्स। ये जो फ्लूइड भर रहा है लंग्स में बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ हार्ट, फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी इडीमा। इडीमा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। कहां हो रहा है, लंग्स के अंदर। इस तरह का हार्ट फेलियर जिसमें लंग्स के अंदर पल्मोनरी इडीमा हो रहा है, उसको हम कहते हैं बच्चों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, अब लास्ट एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि भाई हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। तीसरा टर्म, हार्ट अटैक समझा दिया, हार्ट फेलियर समझा दिया, कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है रुक जाना बिल्कुल,
कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट हैज स्टॉप्ड बीटिंग। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद हार्ट धड़कता नहीं है ना, उसी तरह से अचानक यदि किसी का हार्ट काम करना बंद कर रहा है तो हम कहेंगे उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है बच्चों, ठीक है। तो व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग और हार्ट अटैक मैंने ऑलरेडी समझा दिया, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तीनों टर्म्स क्लियर होने चाहिए, हार्ट फेलियर भी होना चाहिए, हार्ट अटैक भी होना चाहिए और कार्डियक अरेस्ट भी। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर बच्चों। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन के हिसाब से हमने मोर देन इनफ पढ़ लिया है। इतना भी कर लोगे तो बहुत इजीली आपके इस चैप्टर से आने वाले हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिटेल में पढ़ने के लिए मैं बार बार कहता हूं, ऐप पे जो लेक्चर्स हैं उनमें ऑलमोस्ट आपको 30 to 40% ज्यादा ही मिलेगा बच्चों, और इतना मिलेगा कि फिर आप 720 का कंफर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप ऐप पे स्टोर पे जाके कोर्सेज देखें। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं 20 और 21 के। 20 में क्वेश्चन आया था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, बहुत इजी बच्चों, मैंने आपको बता दिया है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मैच करना है, अगेन इजी है, डब्ल्यूबीसीज और उनके फंक्शंस आपको बता चुके हैं बच्चों। इओसिनोफिल्स मैंने आपको बताया था, इओसिनोफिल्स में क्या होगा यहां पर अपन देख लेते हैं। अब देखो फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स का है बच्चों, इम्यून रिस्पांस लिम्फोसाइट्स का है, हिस्टामिन बेसोफिल्स रिलीज करती है। अब अपन ने जो पढ़ा था एग्जैक्टली ऐसा ऑप्शन आया नहीं, ना एनसीईआरटी ने दे रखा था, लेकिन एक्सक्लूजन से निकल जाएगा, रिलीज हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, है ना। अब अपन यदि इसका श्योर नहीं है तो अपन बेसोफिल्स देख लो भाई पहले, बेसोफिल्स ये हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स ये हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स ये हो जाएगा। तो आप बेसोफिल्स से चालू करो। बेसोफिल्स का अपने को पता है फोर्थ, एक में दे रखा है, न्यूट्रोफिल्स का ठीक है, लिम्फोसाइट्स का ठीक है। जब ये तीनों ठीक है तो ऑटोमेटिकली फिर ए का क्या हो जाएगा। तो कई बार बच्चों क्या होता है कि हमें मैच द कॉलम में यदि कोई एक ऑप्शन कंफर्म भी नहीं है तो बाकी तीन को देखो और उससे कंफर्मेशन हो जाएगा बाय एक्सक्लूजन। मैच द कॉलम्स के अप्रोच में हर बार आपको बताता हूं, अलग अलग तरीके से आते हैं लेकिन बहुत इजीली आप इनको कर सकते हो, ये स्कोरिंग होते हैं बच्चों। 21 का क्वेश्चन, व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस टू फिब्रिन्स, ठीक है। ये ऑलरेडी अपन ब्लड क्लॉटिंग पढ़ चुके हैं बच्चों। कौन करता है फिब्रिनोजन को, फिब्रिन में थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से बच्चों, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका आंसर थर्ड। तो बच्चों with this we have completed yet another chapter of the NMR series, NEET मेगा रिवीजन सीरीज। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसी तरह से पढ़ाई करते रहो बच्चों। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।